हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो थंबनेल में आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज ये बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए ये जो टॉपिक मैं लेकर आया हूँ, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यही हम लोगों का आज तक का टॉपिक है। और हम आज से हर दो तीन दिन पे एक वीडियो सिंथेसिस का डालेंगे और उसके हर पॉइंट के बारे में समझेंगे कि क्या है सिंथेसिस, कैसे हमको पढ़ना है और कैसे इसका सवाल करना है। ये सारी बातें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर चलिए आज हम लोग सिंथेसिस को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम लोग सिंथेसिस के टॉपिक को आज समझते हैं कि क्या है सिंथेसिस, इसको हम कैसे समझेंगे और इसके क्वेश्चंस को कैसे लगाएंगे। तो क्वेश्चन को लगाने की वाली बात तो बहुत बात की है। सबसे पहले आज हम सिंथेसिस को समझेंगे। क्या सिंथेसिस मतलब होता क्या है, ठीक है। तो सिंथेसिस को हम समझ लेते हैं। यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस होता क्या है। तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल सेंटेंस फिर एक नया सेंटेंस ना। तो यहाँ पर बातें बोली जाती हैं सिंथेसिस होता क्या है। सिंथेसिस को हिंदी में कहते हैं संश्लेषण। सिंथेसिस का हिंदी होता है संश्लेषण। संश्लेषण का मतलब ये ऐसा होता है कि दो अलग अलग चीज़ों को यानी कुछ अलग अलग चीज़ों को लेकर एक नई चीज़ बनाना, ठीक है। एक नई चीज़ बनाना ही क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। जैसे कि फोटोसिंथेसिस में आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग पढ़े ही होंगे सिंथेसिस में। तो वहाँ पर देखते हैं कि कई प्रकार की चीज़ें लेकर खनिज लवण लेता है, सूर्य का प्रकाश लेता है, फिर उसके बाद जल ग्रहण करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बाद संश्लेषण करके बहुत सारी चीज़ें निकालता है। जल निकालता है, जो भोज्य पदार्थ यानी कि भोज्य पदार्थ अपना बनाता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो ये सारी नई नई चीज़ें बन रही हैं कैसे, सिंथेसिस करके ना। सिंथेसाइज जब कर रहा है तो वहाँ पर वो नई नई चीज़ें बन रही है। तो यहीं पर वैसे ही हमको यहाँ पर पढ़ना है। ये साइंस नहीं, हम लोगों की अंग्रेजी है, तो अंग्रेजी के हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे कि सिंथेसिस क्या होता है। सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस यानी सेंटेंसों का संश्लेषण, जो वाक्यों का संश्लेषण करके हमको एक नया सेंटेंस बनाना ही क्या कहलाता है, सिंथेसिस। तो अगर इसका सही डेफिनेशन की बात करें तो सही डेफिनेशन ये हो जाएगा सिंपल सेंटेंस एक नया सेंटेंस, है ना। देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो ये हमारा नया सेंटेंस बन रहा है, तो वही हमारा क्या कहलाता है, सिंथेसिस। तो डेफिनेशन ऐसे कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस जुड़ता है और एक नया सिंपल सेंटेंस या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या कंपाउंड सेंटेंस बनता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, यानी इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, सिंथेसिस कहते हैं। तो ध्यान देना, ये जो नया सेंटेंस की बात कही गई है, ये नए सेंटेंस में कौन कौन सा सेंटेंस आएगा। अब ये नया सेंटेंस जो हो सकता है, ये तीन टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं। एक तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस, ये खुद हो सकता है, ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस ये खुद हो सकता है, या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, या फिर हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। ये तीन टाइप के सेंटेंस है, ठीक। सेंटेंस के वैसे 5 प्रकार होते हैं, भाव के आधार पे 5 प्रकार होते हैं, रचना के आधार पे यानी स्ट्रक्चर के बेसिस पे होते हैं 3। जैसे आप लोग 10th में 9th में ही पढ़े होंगे, सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं, असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटरी। ये 5 टाइप के सेंटेंस वो होते हैं। लेकिन अगर उसके अलावा हम देखें सेंटेंस के रचना के आधार पे उसका प्रकार, तो ये 3 होता है। एक सिंपल सेंटेंस होता है, एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, एक कंपाउंड सेंटेंस होता है। बातें समझ में आई। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब दो सिंपल सेंटेंस मिला रहे हैं तो क्या क्या बनने के आसार है, एक सिंपल सेंटेंस बन जाए, चाहे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाए, चाहे एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाए। तो यहाँ पर हम जब बना रहे हैं तो नए नए सेंटेंस हमारे बनेंगे। जरा सा हम लोग एक एक एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं कि कैसे हमारा बन रहा है कि सेंटेंस, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम बात करें, ही वेंट टू आगरा, ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। ही सा द ताज ना, ही वेंट टू आगरा, ही सा द ताज, वह आगरा गया और क्या देखा, ताजमहल देखा। तो ध्यान दो कि यहां पर दो सिंपल सेंटेंस ही है ना।
अब सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होगा। फाइनाइट वर्ब का मतलब जो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाए, टेंस के अनुसार चेंज हो जाए, तो ऐसे वर्ब को हम कहते हैं फाइनाइट वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिंपल सेंटेंस ये भी है हमारा, एक सिंपल सेंटेंस हमारे पास मिला, ये भी सिंपल सेंटेंस होना चाहिए, ये दूसरा सेंटेंस भी हमारा सिंपल सेंटेंस ही मिला। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलना चाहिए हमको? सिंपल सेंटेंस बनाना है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, या फिर कंपाउंड सेंटेंस बनाना है? देखते हैं। तो हम पहले सिंपल सेंटेंस बना के देख लेते हैं क्या सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा इसका। तो क्या करेंगे, यहां पर हो जाएगा ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज। अब बताओ, ये हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। देख रहे हैं ये दो अलग अलग सेंटेंस था, अब ये हमारा एक ही सेंटेंस हो गया। ही वेंट टू आगरा टू सी द ताज, जो है आगरा ताजमहल देखने के लिए गया। अब ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, मुझे कैसे पता? अब यहाँ पर ये देख सकते हैं, मैंने तो अभी तो बताया सिंपल सेंटेंस को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये कही है कि उसमें फाइनाइट वर्ब की संख्या ढूंढो। अगर एक फाइनाइट वर्ब की संख्या है तो वो सिंपल सेंटेंस है, अगर फाइनाइट वर्ब की संख्या एक से अधिक है तो सिंपल सेंटेंस नहीं है। तो फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं? फाइनाइट वर्ब जो सब्जेक्ट के चेंज करने में बदले या फिर टेंस के चेंज करने पे बदले, तो ऐसे वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो जैसे कि ही की जगह पे अगर हम दे कर दे तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन अगर टेंस हम चेंज करें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में करें, तो ही गोज टू आगरा हो जाएगा ना, तो ये बदल रहा है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर भी ही गोज टू आगरा, लेकिन जब हम यहाँ पे इस वाले वर्ब को देखेंगे तो ये वाला वर्ब चेंज नहीं होगा क्योंकि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। समझ आई बात? ठीक है, अगर इसी सेंटेंस को हम ऐसे कर सकते हैं कि ही वेंट टू आगरा एंड सा द ताज। अब ये बताओ, अब ये सेंटेंस हमारा क्या बना? अब हम देख रहे हैं कि हमारा एक फाइनाइट वर्ब हमको यहाँ पे मिला और एक फाइनाइट वर्ब हमको यहाँ पे मिला, दो फाइनाइट वर्ब मिल गए। तो दो फाइनाइट वर्ब मिल गए तो इसका मतलब कि ये सिंपल सेंटेंस तो है नहीं। अब है क्या? अब वो बताएगा हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन बताता है कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक, तो ये कंजंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिससे हमको पता चल रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस बन गया, कंपाउंड सेंटेंस। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें देख रहे हैं कि ये बन रहा है, कैसे बन रहा है, ये रूल अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। अभी बस आप लोग देखिए कि यहाँ पर दो सिंपल सेंटेंस को जोड़ के उसी को देखो हमने सिंपल भी बना दिया, उसी सेंटेंस को यहाँ पे बना दिया क्या, कंपाउंड बना दिया। ठीक, कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। देखें, अगर you are a good man. It is known to all. अब ये हमारा सेंटेंस है। अगर इसी सेंटेंस को अगर हम बनाएं तो ऐसा कर सकते हैं कि that you are a good man is known to all। अब ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में है। क्यों? क्योंकि हमारा कंजंक्शन यहाँ पे दैट लगा है। जब भी दैट कंजंक्शन आता है तो वहां पर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चला जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही सेंटेंस को हमको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना होगा, कंपाउंड में बनाना होगा, या फिर सिंपल में बनाना होगा। ये दिया रहेगा कि किस में बनाना है। ठीक, तो यहाँ पर ये चीजें, इतनी बातें, ये इंट्रोडक्शन था। यहाँ पर बस ये समझना है कि सिंथेसिस हमको क्या करना सिखाता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ना सिखाता है, और जोड़ के क्या करना है कि एक नया सेंटेंस बनाना है। वो नया सेंटेंस क्या हो सकता है, या तो सिंपल सेंटेंस हो, या तो कॉम्प्लेक्स, या तो कंपाउंड। तीन टाइप के सेंटेंस बनेंगे, इन्हीं तीनों में से किसी एक को बनाना होता है। ठीक, तो हमको आगे इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ देख लेते हैं कि आगे इसके रूल्स में क्या है। तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस बनाने के जो नियम हैं, यानी कितने तरीके से हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, वो सारी बातें यहाँ पे दी गई हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 8 रूल्स हमारे दिए गए हैं। इन्हीं 8 रूल्स को हमको समझना है, इसी को पढ़ना है, और इसी से हमको सिंपल सेंटेंस बनाना है।
अच्छा, आप लोगों को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो मैंने रूल्स लिखे हुए हैं बुक से थोड़ा सा ऊपर नीचे है। मैंने ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मैंने ग्रेजुअली थोड़ा कठिन की तरफ आया हूँ। यहाँ पर देखेंगे ये कंजंक्शन एंड का प्रयोग, एडजेक्टिव का प्रयोग, इन्फिनेटिव का प्रयोग, ये सब है, लेकिन जो आसान से कठिन की ओर चलते हैं तो वो ज़्यादा आसानी से हमको समझ में आता है। अब ये नहीं कि हम डायरेक्टली हम लोग शुरुआत करते, कोई भी उठा के शुरुआत करते। अगर बुक में देखेंगे तो पार्टिसिपल का यूज पहले किया है, तो पार्टिसिपल का यूज है, आराम से वो उसको भी समझ सकते हैं, लेकिन उन सबसे ज़्यादा आसान है कंजंक्शन एंड का प्रयोग। लेकिन 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 एक बात ये है, यहाँ पर हम समझेंगे कि जो कंजंक्शन एंड का जो प्रयोग है, अभी कुछ देर पहले हम लोग देखें कि एंड कंजंक्शन का हमने यूज किया था कि तो उसमें कंपाउंड सेंटेंस में चला गया था। क्यों उसमें कंपाउंड सेंटेंस में चला गया था? क्योंकि दो दो हमारे पास फाइनाइट वर्ब आ रहे थे, इसलिए कंजंक्शन एंड का प्रयोग करने से कंपाउंड सेंटेंस में चला गया था। तो यही हमको ध्यान देना है कि एंड का यूज करेंगे लेकिन बड़ी सावधानी से करेंगे, ठीक है। ये कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हम क्या बनाएंगे? सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करेंगे, निर्माण करेंगे, सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। एडजेक्टिव जैसे आप लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव कई टाइप के कई होते हैं, तो उसमें से एडजेक्टिव अगर कोई आया है तो एडजेक्टिव का हम यूज करके सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे, ऐसी बात नहीं है कि यहीं पर हम स्टॉप हो जाएंगे। इन्फिनेटिव, अगर इन्फिनेटिव की बात करें तो इसको कहते हैं टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो आता है ये होता है इन्फिनेटिव, ठीक है। ये बातें होती हैं इन्फिनेटिव की। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल में बहुत सारी चीज़ें आती है, नॉन फाइनाइट वर्ब के ये टाइप है। पार्टिसिपल में देखेंगे तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल आता है, पास्ट पार्टिसिपल आता है और परफेक्ट पार्टिसिपल आता है। तो ये तीन पार्टिसिपल आते हैं जिसमें कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी होता है, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और परफेक्ट पार्टिसिपल जो होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो पार्टिसिपल का वो हो गया। और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की बात करते हैं तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बस ये नाम अलग है। अच्छा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है तो वो नाम तो यहाँ पर अलग है ही, लेकिन रूल जो होगा पार्टिसिपल वाला ही अप्लाई होगा, लेकिन थोड़े से माइनर चेंजेस है, हल्का सा चेंजेस है, इसलिए पार्टिसिपल नॉमिनेटिव को हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। नाउन या फ्रेज इन अपोजिशन की बात करते हैं तो इसका प्रयोग हम करेंगे। नाउन फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है ये उस समय हम लोग देखेंगे। एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का प्रयोग करके, एडवर्ब जानते ही हैं, एडवर्बियल फ्रेज भी जानते होंगे, कुछ लोग तो जानते ही होंगे, अगर जो लोग नहीं जानते हैं तो वो जान लें कि एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है। अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज यूज्ड एज एन एडवर्ब इज कॉल्ड एडवर्बियल फ्रेज। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो कि किसकी तरह काम करे? एडवर्ब की तरह काम करे, वो क्या कहलाता है? एडवर्बियल फ्रेज कहलाता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आ रहेगा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है सारी चीज़ें, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना होगा। ये वाला थोड़ी सी इसमें कठिनाई होगी, लेकिन इसको भी मैं एकदम आसान वे में बता दूंगा, एकदम आसानी से हमारा हो जाएगा। तो नाउन या जिरेंट से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, तो ध्यान दे रहे हैं कि हमारे प्रीपोजिशन का यूज हो रहा है। तो कुल चीज़ें जितनी भी ये 8 रूल लिखे गए हैं, तो हमको यहाँ पे ये देखना है कि जो हमारे पास सेंटेंस दिए रहेंगे, कम से कम तो 2 सेंटेंस दिए रहेंगे और वो दोनों सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होंगे, ठीक। दोनों सिंपल सेंटेंस का अपना खुद का एक एक फाइनाइट वर्ब होगा और दोनों फाइनाइट वर्ब को, यानी 2 सेंटेंस में हमारे पास फाइनाइट वर्ब है और जोड़कर हमको क्या बनाना है? एक सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो उस सिंपल सेंटेंस में भी एक ही फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, यही बात है ना, समझ आ रही है बात। तो हमको क्या करना है? 2 सेंटेंस रहेंगे, दोनों में फाइनाइट वर्ब होगा, किसी एक फाइनाइट वर्ब को हम या तो हटा देंगे या तो हम नॉन फाइनाइट में बदल देंगे, ठीक है। 2 बातें हम करेंगे, या तो हम उसे हटा ही देंगे एकदम से, या तो हम उसे नॉन फाइनाइट वर्ब में बदलेंगे, वो रूल के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। पर आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है, नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है, और कौन कौन सा फाइनाइट वर्ब होता है, कौन कौन सा नॉन फाइनाइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि मैंने फाइनाइट वर्ब तो अभी कुछ देर पहले बताया कि जो वर्ब सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग बदलने लगते हैं वो फाइनाइट वर्ब, जो नहीं बदलते हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब, ये वर्ब होते हैं। लेकिन अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम फाइनाइट वर्ब हम लिख देते हैं कि कौन कौन से फाइनाइट वर्ब में ही आएंगे, ठीक है। फाइनाइट वर्ब कौन कौन से आएंगे, ठीक, वो फाइनाइट वर्ब देख लीजिएगा कौन कौन से आएंगे। अगर कोई वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया है, ध्यान दीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी प्रेजेंट फॉर्म आया है तो वो फाइनाइट वर्ब है। वर्ब में यस या ईएस लगा है तो वो फाइनाइट वर्ब है। वर्ब का सेकेंड फॉर्म आया है तो वो फाइनाइट वर्ब है। इसके अलावा
और जितने भी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, फाइनाइट वर्ब होते हैं। अगर इनके अलावा और कोई भी वर्ब अगर हमको दिखे, वर्ब का और कोई भी फॉर्म दिखे, वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, वो नॉन फाइनाइट हो जाएगा। तो नॉन फाइनाइट की बात करें तो नॉन फाइनाइट वर्ब में कौन कौन सा आएगा, जरा से देख लेते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब की बात करते हैं तो नॉन फाइनाइट में देख रहे हैं कि वर्ब का सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म हो गया, सेकंड फॉर्म हो गया, थर्ड फॉर्म, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि हम पार्टिसिपल में यूज करेंगे। समझ आ रही बात, वर्ब का थर्ड फॉर्म एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, और वर्ब में जब हम आईएनजी जोड़ देते हैं तो ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब ही होता है। ठीक, और इसके अलावा क्या होता है, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, अगर केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो यहाँ पर वो फाइनाइट वर्ब है, अगर टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि इन्फिनेटिव कहलाता है। यहाँ पर देख रहे हैं, समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी बातें। अब उसके बाद इसके अलावा एक और होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो होता है क्या, नॉन फाइनाइट वर्ब होता है। तो ऐसे ही अगर जितने वर्ब आए हैं वो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं, अगर इस टाइप के वर्ब आए हैं तो वो फाइनाइट वर्ब होते हैं। तो सिंपल सेंटेंस में हमको क्या चाहिए, इनमें से कोई एक तो चाहिए, बस एक से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और इनकी संख्या चाहे जितनी हो सकती है इससे फर्क नहीं पड़ने वाला। इसकी संख्या एक रहे चाहे न रहे, चाहे दो रहे चाहे अधिक रहे, उससे नहीं फर्क पड़ता है सेंटेंस की प्रकृति पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3 4 टाइप के फाइनाइट वर्ब होते हैं, और यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 टाइप के नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। और यहाँ पे देखिए वर्ब प्लस आईएनजी, यही हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल, और वर्ब प्लस आईएनजी को ही जिरंड कहते हैं, लेकिन उसका वर्क काम अलग होता है। टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी एक नॉन फाइनाइट वर्ब है। ठीक है, तो ये इतना हमारा सिंपल सेंटेंस के फॉर्मेशन का शुरुआत है। तो हम लोग अब पढ़ेंगे आगे, आज कम से कम तो एक तो पढ़ेंगे ही, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण करना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस में हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना कैसे है वो जरा सा हम लोग देख लेते हैं। आइए चलिए चलते। तो आइए हम लोग सिंथेसिस का पहला रूल स्टार्ट करते हैं, जो कि सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है हमको, फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस। तो उसी के आगे देख लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग देखे होंगे, ये जो मैं टॉपिक उठाया हूँ कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस जो बनाना है, ये लास्ट टॉपिक है। मैंने इस क्रम में लिखा है कि सरल से कठिन की तरफ हम लोग चल रहे हैं। ठीक, और एक बार पहले मैंने शुरुआत में पिछले साल ये वीडियो बनाया था। पिछले साल का मतलब है कि वो ठंडी के समय में मैंने शुरुआत में ही, जब मैंने अपना चैनल खोला था तो इसका वीडियो मैंने बनाया था, लेकिन वो वीडियो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता कि ये कैसा वीडियो है, इसलिए मैंने इसको रिवाइज करके फिर से बनाया। और पिछली बार मैं कुछ एक्सरसाइज करा रहा था, कुछ छोड़ रहा था, लेकिन इस बार मैं सारा का सारा एक्सरसाइज कराऊंगा। और हम लोग आज देख लेते हैं कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके, और इसके बाद एक और रूल हम लोग देखेंगे और एडजेक्टिव का प्रयोग करके। ये दो रूल तो आज देखेंगे ही देखेंगे, बाकी जो सारे टॉपिक आएंगे उनमें एक रूल एक दिन में हम लोगों का एक वीडियो में आएगा, लेकिन आज के वीडियो में ये दो रूल हम देखेंगे। छोटे छोटे टॉपिक है इसलिए हम लोग दो रूल देख लेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर बोला गया है कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके क्या करना है, हमको सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करना है, निर्माण करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि कंजंक्शन एंड जो है इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो बड़े सावधानी से प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ध्यान देना है, कंडीशन मैंने यहाँ पे दो कंडीशन लिखा है। यहाँ पर अगर देखें तो ये दो कंडीशन आप लोगों को दिख रहा होगा कि सेम और डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम क्या होना चाहिए। पहला कंडीशन आता है जब वर्ब और सब्जेक्ट, जब वर्ब और सब्जेक्ट सेम हो और ऑब्जेक्ट डिफरेंस हो, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करेंगे। और दूसरा कंडीशन आता है जब वर्ब और ऑब्जेक्ट सेम हो और अलग क्या हो, सब्जेक्ट अलग हो। तो यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे दोनों चीज में कॉमन बात हमारी क्या आ रही है, कॉमन बात हमारी यही आ रही है कि जो ये वर्ब है और ये वर्ब है, ये दोनों कंडीशन में हमारा सेम ही आ रहा है।
तो यहाँ पर हमको डिसाइड ये करना है कि देखना है क्या दोनों सेंटेंस में हमारा वर्ब सेम आ रहा है, और वर्ब सेम जब से आएगा नहीं, एक जैसा वर्ब दोनों में एक ही वर्ब जब से नहीं होगा तब तक हम कंजंक्शन एंड का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, अब कंजंक्शन एंड का प्रयोग नहीं करेंगे तो हम किसी और का करेंगे, लेकिन जब वर्ब सेम होगा तो इनमें से इन दोनों में से कोई एक तो अलग होगा। समझ रहे हो, वर्ब के साथ या तो सब्जेक्ट सेम रहे या तो वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट सेम रहे, तो अलग क्या होगा, या तो ऑब्जेक्ट अलग होगा या तो सब्जेक्ट अलग होगा, लेकिन सेम हमेशा क्या रहेगा, वर्ब हमेशा सेम रहेगा। जैसा कि नीचे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, यहाँ पर क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मैंने लिखा है, तो अगर हम इसको पढ़ें, आई टेक मिल्क, आई टेक स्वीट्स, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, तो मैंने दूध पिया या लिया, मैंने मिठाइयाँ खाई या ली, आई टेक बिस्किट्स आल्सो, मैंने बिस्किट भी खाई। समझ आ रही बात। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सब्जेक्ट 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 तीनों में सेम है, और यहाँ पे देख रहे हैं वर्ब वर्ब और वर्ब, ये देख रहे हैं तीनों में सेम है, यानी पहला वाला कंडीशन लगेगा कि वर्ब और सब्जेक्ट सेम है, वर्ब और सब्जेक्ट सेम है। ठीक, अलग क्या है, देखो यहाँ पे मिल्क है, यहाँ पे स्वीट्स है, वहां पे बिस्किट्स है। समझ आ रहे, यानी ऑब्जेक्ट जो है वो अलग है, तो हम किसको जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट को जोड़ेंगे, यानी कि इन तीनों में से ये तो तीनों में से एक ही है ना, तो क्या कर देंगे यहाँ पर आई टेक एक ही बार लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे मिल्क, कॉमा, अगर 2 रहता, 2 लोगों को जोड़ना होता तो यहीं पे एंड लगा देते, लेकिन 3 है ना, मिल्क स्वीट्स एंड बिस्किट्स ये है, तो यहाँ पर हम एक बार कॉमा लगाएंगे और लिखेंगे क्या, स्वीट्स एंड बिस्किट्स। और ध्यान देना आल्सो को हटा देंगे। समझ यही बात, आल्सो जब अलग रहता है तब हम कहते हैं ना ये लिया और ये भी लिया ना, तो जब अलग रहता है तब, लेकिन जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो आल्सो को हटा देंगे। ठीक, और एंड का जैसे ही हम अलग अलग वर्ब वाले का प्रयोग करके अगर हम जोड़ें, एंड का प्रयोग करके अलग अलग वर्ब वाले को जोड़ते हैं तो वो सिंपल सेंटेंस ना होकर बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। समझ में आई बात। ठीक है, अगले में देखते हैं, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, आई वेंट टू मार्केट टू परचेज सम स्वीट्स, मैं बाजार गया कुछ मिठाइयाँ खरीदने के लिए। और यहाँ पे दिया है आई वेंट देयर टू बाई सम फ्रूट्स आल्सो। अच्छा, अगर इसको ध्यान से देखें तो सब थोड़ा अलग अलग है, आई वेंट टू, आई वेंट बस सेम है, लेकिन देयर किसके बारे में बता रहे हैं, मार्केट के लिए ही है, और यहाँ पे टू परचेज दिया है, यहाँ पे टू बाई दिया है, तो दोनों का मतलब तो एक ही है, बस बदला क्या है, देखो सम है स्वीट, यहाँ स्वीट खरीदा है, यहाँ पे फ्रूट्स खरीद लिया। समझ में आ रहा है क्या, तो इनको जब हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आई वेंट टू मार्केट टू। अब यहां पर डिसाइड ये करते हैं कि परचेज का यूज करें कि बाई का यूज करें, तो तुम्हारी इच्छा के अनुसार है। अगर तुम्हारी इच्छा है कि परचेज यूज करना तो परचेज यूज कर लो, अगर तुम्हारी इच्छा है बाई को यूज करना तो बाई यूज कर लो, क्योंकि दोनों का मतलब क्या होता है, खरीदना, खरीदारी करना। तो क्या हो जाएगा, टू परचेज, मैं परचेज लिख रहा हूं, बाकी तुमको जो समझ में आया वो लिख लेना, परचेज सम स्वीट्स एंड क्या, सम फ्रूट्स, ठीक है, ये हो जाएगा। आल्सो को फिर से हटा देंगे। ठीक, समझ में आ रही बात। तो यहां पर देख लेते हैं, ये चीजें हो गई। ठीक है, तो ये बाकी सारी चीजें समझ में आई। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके 3 क्वेश्चन और बचे हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सरसाइज भी 5 ही एक्सरसाइज दिया है, 5 एक्सरसाइज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए आइए चलते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें समझ में आई ना, क्लियर है। तो हम लोग आगे देखो, यहाँ पर एक गलती है, यहाँ पर डिफरेंस होगा ये, ठीक है, मिस स्पेलिंग हो गई थी। तो यहाँ पे जब हम इसको देखेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए बाकी 3 क्वेश्चन हैं, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर ध्यान दें तो यहाँ पर पहले ये वाले क्वेश्चन में, यानी तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन तो हमने देख लिया।
तीसरा नंबर का जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया है टुडे महेश वेंट टू दिल्ली। आज महेश दिल्ली गया। रमेश वॉज आल्सो विथ हिम। रमेश भी उसके साथ गया था। अब यहाँ पर रमेश भी उसके साथ था का मतलब ये है कि रमेश जो है महेश के साथ गया, तो रमेश कहाँ गया होगा? रमेश भी तो दिल्ली ही गया होगा। यानी दोनों के जाना, दोनों, इसका भी काम क्या है जाने का, कहाँ? दिल्ली, और इसका भी काम कहाँ है जाने का? दिल्ली। वर्ब दोनों के लिए सेम है, यहाँ पर दिख नहीं रहा लेकिन वर्ब दोनों के लिए सेम है, दोनों एक ही जगह जा रहे हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं महेश और रमेश दोनों दिल्ली गए। आज महेश और रमेश दोनों दिल्ली गए, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, दोनों नहीं यूज करेंगे, नहीं तो कंपाउंड में चला जाएगा। आज रमेश और महेश दिल्ली गए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टुडे। अच्छा, एक बात और है कि टुडे जो है एक एडवर्ब है जो कि अंत में आता है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये अंत में आता है। लेकिन अगर चाहते हो कि पहले लिखें तो यहाँ पे कॉमा लगाना पड़ेगा। अगर बुक में देखें तो बुक में कॉमा नहीं लगाया है, ठीक है, तो उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, कॉमा लगना चाहिए, नहीं तो कॉमा नहीं लगाना है तो लास्ट में लिखना पड़ेगा। ठीक है, टुडे ऐसा कर सकते हैं, महेश एंड रमेश। टुडे महेश एंड रमेश कहाँ गए? वेंट टू दिल्ली, दिल्ली गए, वेंट टू दिल्ली। ये हो गया हमारा, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से है। और यहाँ पे देख रहे हैं मुकेश सा, ही सा, यानी मुकेश ने देखा। अच्छा, मुकेश ने ही देखा तो यहाँ पे देखो क्या देखा है, मुकेश ने क्या क्या देखा? मुकेश सब्जेक्ट है, वही मुकेश का ही प्रोनाउन यूज हुआ है और सा यूज हुआ है इसीलिए। और बदला क्या क्या है? ताजमहल और रेड फोर्ट। यानी मुकेश ने ताजमहल देखा, उसने लाल किला भी देखा। तो ऐसा कर सकते हैं ना कि मुकेश सा द ताज एंड द रेड फोर्ट। और बात आई आल्सो की तो आल्सो हटा देते हैं। ठीक है, इसमें से भी देखो हटाया, इसके पहले भी 2 क्वेश्चन में था, उसमें से भी हम लोगों ने हटाया। अब यहां पर देख रहे हैं, अगर यहां पर देखें तो वाई आर यू और वाई आर यू, किताब में देखेंगे तो यहां पर यू नहीं दिया है, तो मिस प्रिंट है, छपा नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट रहेगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो वाई आर यू वहां पर भी रहना चाहिए, गलती है उसमें। तो अलग अलग क्या है, इतना तो कॉमन है, सैड, नर्वस, होपलेस, हो गया। तो बस हमारी चीजें हो गई, तो क्या हो जाएगा? वाई आर यू सैड, कॉमा, 3 चीजों को जोड़ना है तो 2 के बीच में कॉमा लगेगा। वाई आर यू सैड, नर्वस एंड होपलेस। ठीक है, और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लग जाएगा। ठीक, तो ये हमारा कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके हमारा सिंपल सेंटेंस बन गया। तो ध्यान देना, ये तो अभी हम लोगों का एक पॉइंट। मैं सोचा था कि आज एडजेक्टिव के बारे में भी बता दूंगा, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अभी इसको छोड़ता हूँ। लेकिन 1-2 दिन के अंदर, या फिर हो सकता है कल ही, मैं ये अगला वीडियो डाल दूँ। कल नहीं तो पक्का परसों मैं ये एडजेक्टिव का वीडियो मैं डाल दूँगा। ठीक है, तो बाकी सारा क्वेश्चन मैंने करा दिया है। अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बाकी लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।